हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सेल इंजरी। मतलब हम पैथोलॉजी का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनमें सेल इंजरी एकदम पहला टॉपिक है। अभी उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे, क्या होता है सेल इंजरी, इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, अब बात ऐसा है कि जो सेल इंजरी, इसमें क्या है, मतलब कोई एक इंजूरियस स्टिमुलाई है, एक इंजूरियस स्टिमुलाई जो सेल के ऊपर एक्ट करता है। उसके बाद कोई चेंजेस आता है, मतलब सेल उसको कैसे अडाप्ट करता है या फिर मतलब कैसे मैनेज करता है उस सेल इंजरी के बाद, सेल का क्या रिस्पॉन्स होता है, वही है सेल इंजरी का मतलब टॉपिक का मेन मतलब डिस्कशन। ठीक है, तो पहले जानना है हमें जो इंजूरी या स्टिमुलाई है वो किस किस टाइप्स के हो सकते हैं। मतलब तो पहला है कि कॉजेस ऑफ सेल इंजरी, और इसे हम जान सकते हैं टाइप्स ऑफ इंजूरियस स्टिमुलाई। इंजूरियस स्टिमुलाई किस किस फॉर्म में आ सकते हैं। तो मेन फॉर्म सबसे कॉमन कॉज है जो है वो है हाइपोक्सिया। ओके, सबसे कॉमन है ये। तो हाइपोक्सिया है मेन कॉज ऑफ सेल इंजरी, मोस्ट कॉमन कॉज। उसके बाद आ सकते हैं फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में क्या आते हैं, एक तो आ सकते हैं रेडिएशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये जो हमारा एक्सरे है, सीटी स्कैन है, इसमें जो रेडिएशन है उसके वजह से भी कोई सेल इंजरी हो सकता है। तो वो एक हो गया एक टाइप का फिजिकल एजेंट्स में। तीसरा हो सकते हैं केमिकल एजेंट्स, जैसे हो सकता है कार्सिनोजेंस और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसा इस टाइप का कुछ एजेंट्स हैं जिसे केमिकल एजेंट्स बोलते हैं, जो सेल इंजरी कर सकते हैं। चौथा एग्जांपल इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब बहुत सारे इन्फेक्शन जो होता है हमारा बॉडी में, लाइक बैक्टीरिया बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, फंगस, ये सब चीज़ें जो हमारा बॉडी में इन्फेक्शंस कर सकते हैं, या फिर इस तरह मतलब जिस तरीके से ये लोग हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं उसे, मतलब ये सब इन्फेक्शियस एजेंट्स के ग्रुप में डाला जाता है। तो चौथा एग्जांपल हो गया इंजूरियस स्टिमुलाई का। फिफ्थ एजेंट है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। मान लो कोई म्यूटेशन जिसके वजह से कोई उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ या फिर वो टिश्यूज़ बहुत सारा इफ़ेक्ट हो सकता है उस म्यूटेशंस के वजह से, जिससे सेल इंजरी मतलब हो सकता है, मतलब म्यूटेशंस की वजह से सेल इंजरी। और सिक्स्थ एग्जांपल है इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स। मान लो कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ या फिर कोई मान लो जैसे मोस्ट कॉमनली हमारा है ब्रोंकियल एस्मा में IgE जो एंटीबॉडी है वो डिस्ट्रॉय करते हैं इंजरी को, मतलब सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके वजह से बहुत सारा सिम्टम्स आ सकते हैं हमारे। सिक्स्थ एग्जाम्पल गया। अभी सेवन्थ एग्जाम्पल में आता है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस। मतलब अगर ज़्यादा हो सकता है, अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा हो गया तो क्या होता है ओबेसिटी, इसके वजह से भी इंजरी हो सकता है। अगर कम हुआ तो उसे उस तरह के एग्जाम्पल है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, ऐसा एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें सेल इंजरी हो सकता है। तो ज़्यादा से भी इंजरी हो सकता है, कम से भी। तो इस मेनली मतलब एक ओवरऑल इस 7 टाइप के हमारे इंजरी या स्टिमुलाई को हमें जानना है। उनमें से डिटेल्स में जानना है हाइपोक्सिया को। ओके, तो हाइपोक्सिया डिटेल्स में जानना है इसे। हाइपोक्सिया क्या है, व्हाट इज़ हाइपोक्सिया, ये क्या होता है। मतलब डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू अ टिश्यू, इसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। टिश्यू लेवल पे अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, जितना डिमांड है उससे कम अगर सप्लाई होता है, उसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। अब ये हाइपोक्सिया का मोस्ट कॉमन रीज़न क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है हाइपोक्सिया, एक सेल हाइपोक्सिक स्टेट में कैसे जा सकता है। इसका मोस्ट कॉमन रीज़न है इस्केमिया। क्या है, इस्केमिया है डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई
टू अ टिश्यू। देखो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने से कैसे हाइपोक्सिया होता है। देखो ब्लड के थ्रू ही, एक ब्लड ही है जिसके थ्रू हर एक ऑर्गन में न्यूट्रिएंट्स या फिर ऑक्सीजन या फिर मतलब ऐसे सारे के सारे जो सब चीज़ें हैं उस वो सेल में जाता है और वहाँ से टेक आउट भी होता है ब्लड में ही। तो ब्लड ही एक मीडियम है, अगर ब्लड सप्लाई इसमें डिक्रीज हो गया तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई तो डिक्रीज होगा ही, उसके साथ देखो न्यूट्रिएंट सप्लाई भी डिक्रीज हो सकता है। मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिशन कम जाने के वजह से और ज़्यादा डैमेज हो सकता है, सेल की इंजरी ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए अगर सिर्फ हाइपोक्सिया, अगर कोई सेल में सिर्फ हाइपोक्सिया होता है उससे ज़्यादा मतलब डैमेज, सेल इंजरी होता है इस्केमिया के वजह से। अगर इस्केमिया के वजह से हाइपोक्सिया हुआ तो वहाँ पे इंजरी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी डिप्राइव्ड है, इसीलिए न्यूट्रिशन कम होने की वजह से जो इंजरी हो सकता है वो तो ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियसली 2 इंजरी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस्केमिया इज मोर सीवियर फॉर्म। ओके, अब ये जो हाइपोक्सिया के वजह से जो रिस्पॉन्स होता है, सेल इंजरी जो रिस्पॉन्स होता है उसका क्रम कैसा है, मतलब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन होता है हाइपोक्सिक इंजरी में। देखो तो फर्स्ट ऑर्गन और मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन कौन होता है, मोस्ट सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया कौन होता है, हाइपोक्सिया ये कौन होता है, न्यूरॉन्स होता है, हमारा ब्रेन। कुछ ही मिनटों में न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स जो है ये मोस्ट सेंसिटिव होता है हाइपोक्सिया में। और लीस्ट सेंसिटिव ये कौन होता है, एक होता है मेनली फाइब्रोब्लास्ट। अगर फाइब्रोब्लास्ट नहीं हुआ तो उसके क्रम में सेकंड में आता है कौन, वो स्केलेटल मसल। मतलब हाइपोक्सिया में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट है, हाइपोक्सिक इंजरी में ज़्यादा रेजिस्टेंट है स्केलेटल मसल और फाइब्रोब्लास्ट। सबसे कम सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव कौन है, न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इस क्रम में याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तो न्यूरॉन्स। तो देखो ये हो गया हाइपोक्सिया का, मतलब डिटेल्स में देखना कि हाइपोक्सिया क्या था, हमारा सेल इंजरी का कॉज या फिर सेल जो इंजूरिया स्टिमुलाई है उसका टाइप्स में सबसे मोस्ट कॉमन इंजूरिया स्टिमुलाई ये था हाइपोक्सिया। अब देखो सेल का जो इंजूरिया स्टिमुलाई है उसके बाद सेल कैसे उसे मैनिफेस्ट करता है वो हमें सबसे पहले जानना है। ये देखो मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल इंजरी। मैनिफेस्टेशन में देखो सबसे पहले सेल करेगा क्या, एकदम पहले वो करेगा एडाप्टेशन। ये होता है एडाप्टेशन क्या होता है, मान लो कोई एक इंजूरिया स्टिमुलाई आता है, सेल है, अगर इंजूरिया स्टिमुलाई आता है, इंजरी होता है तो सेल अपना कुछ तरीके से ये एडाप्ट करेगा पहले। मतलब सेल का देखो मतलब एकदम लास्ट वाला जो फेट है वो होता है डेथ। अगर कुछ एडाप्ट मतलब ये अगर ज़्यादा सीवियर हो गया तो लास्ट ऑप्शन है सेल को मर जाना, सेल डेथ हो सकता है। लेकिन उससे पहले सेल कोशिश करेगा उसको कॉम्बैट करने के लिए इंजूरियस स्टिमुलाई को। तो सबसे पहला कोशिश क्या होगा उसका, एडाप्टेशन। ओके, एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन किस तरीके से हो सकता है, देखो 4 तरीके से सेल का एडाप्टेशन हो सकता है। एक होता है तुम्हारा मोस्ट कॉमनली हाइपरट्रॉफी, उसके बाद हाइपरप्लेशिया, उसके बाद मेटाप्लेशिया और एट्रोफी। इस 4 टाइप के एडाप्टेशन सेल में हो सकता है जिसके थ्रू सबसे पहले एक सेल इंजूरिया स्टिमुलाई को मतलब उसको कॉम्बैट करने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन हो गया एडाप्टेशन सेल का इंजूरिया स्टिमुलाई के बाद। अगर एडप्ट नहीं हो पाया सेल, अगर एडप्ट होने के बाद भी इंजूरिया स्टिमुलाई
परसिस्ट रहता गया या फिर उसका सिवियरिटी और भी ज़्यादा है तो सेल दूसरे स्टेज में पहुंच जाएगा जो होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है रिवर्सिबल, मतलब ये स्टेज रिवर्सिबल है। अगर इस स्टेज में इंजुरी या स्टिमुलाई विथड्रॉ हो गया, इंजुरी अगर विथड्रॉ अगर हो जाता है तो वो प्रीवियस स्टेट में प्रीवियस फॉर्म में वापस आ सकता है, वो प्रीवियस फॉर्म में वापस आ सकता है। लेकिन यहाँ भी अगर जो इंजुरियस स्टिमुलाई है वो अगर परसिस्ट यहाँ से भी परसिस्ट करता रहा या फिर उसका सिवियरिटी ज़्यादा होता गया, मतलब ये भी सेल रिवर्सिबल सेल इंजरी में जाने के बाद भी अगर उसे लगता है कि इंजुरियस स्टिमुलाई और भी ज़्यादा सीवियर है, वो उससे भी ज़्यादा है, तो तब वो इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाएगा। इरिवर्सिबल मतलब यहाँ से वापस लौटना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इंजुरियस स्टिमुलाई जो क्या है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इसका मतलब जो फॉर्म कैसा हो सकता है, देखो 5 फॉर्म हो सकता है यहाँ के 5 फॉर्म में इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकता है। देखो इरिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब सेल यहाँ से वापस नहीं आ सकता, तो इसका और दूसरा एक नाम है डेथ, सेल डेथ, मतलब सेल तो मर जाएगा अगर वापस नहीं जा सकता है तो सेल डेथ और इरिवर्सिबल सेल इंजरी का 5 फॉर्म हो सकता है। एक होता है नेक्रोसिस, दूसरा हो सकता है एपोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस और फेरोप्टोसिस। तो सेल अगर इंजुरियस स्टिमुलाई को इरिवर्सिबल सेल इंजरी स्टेज में मतलब सेकेंड स्टेज में अगर उसे हैंडल नहीं कर पाता है तो वो इरिवर्सिबल स्टेज और सेल डेथ का स्टेज में चला जाता है। तो ऐसे सेल का डेथ हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी सेल डेथ होने के बाद भी कुछ फॉर्म में मतलब उस डेड सेल पे कुछ एक्यूमुलेशंस हो सकते हैं, जैसे कैल्सिफिकेशन हो सकते हैं जिसे हम बोलते हैं पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन, उसके बाद हो सकता है, या फिर डेथ होने के पहले कुछ सेल के अंदर कुछ एक्यूमुलेशंस हो सकते हैं जिसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस की वजह से भी सेल इंजरी हो सकता है। तो इसके बाद की वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में जानेंगे हम कि नेक्रोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस, या फिर हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, एट्रोफी, या फिर रिवर्सिबल स्टेज में कैसा होता है सेल, कौन सा स्टेज में कौन सा मॉर्फोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम होते हैं, साइंस होते हैं रिवर्सिबल स्टेज में। तो ये सब डिटेल्स में जानना है। अभी बस पहला वीडियो में हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे जहाँ पे पूरा टॉपिक का एक ओवरव्यू आपको देना था, तो हो गया वो इंट्रोडक्शन का मेन पार्ट हमको डिस्कस करना हो गया। तो इसके बाद जानेंगे बाकी सारे टॉपिक्स डिटेल्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन गुड बाय।